वेलकम टू वीर तेजा क्लासेज। नमस्कार साथियों, वीर तेजा कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय ताडा आज आपको इतिहास पढ़ाने वाला हूं और इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में और ये चला था 184 ईसा पूर्व तक। इस वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य वंश में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे देखते हैं, नंद वंश के बारे में दो चार बातें देखते हैं। मगध पड़ता है बिहार में, जो 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है। मगध पर उसमें शासन था नंद वंश का, नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो कि एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसने जनता पर ऐसा कर थोप दिए, इसलिए जनता भी दुखी थी उससे। और उसी टाइम भारत पर एक आक्रमण होने वाला था सिकंदर का अटैक होने वाला था। और सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत के उत्तर पश्चिम दिशा से, क्योंकि आपको पता ही है भारत तीनों ओर से तो प्राकृतिक दृष्टि से एकदम सुरक्षित है। जो भी आक्रमण हुआ है भारत के इसी दिशा से हुए है, उत्तर पश्चिम से, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है पूरा हिमालय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? हिमालय क्षेत्र। तो यहाँ से तो उस समय अटैक हो ही नहीं सकता। और यहाँ पड़ती है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ का क्षेत्र पूरा का पूरा पानी है और यहाँ पड़ता है अरब सागर। तो यहाँ से तो अटैक हो ही नहीं सकता। तो जो भी आक्रमण हुए हैं वो उत्तर और पश्चिम दिशा से हुए हैं। और इसमें सबसे पहला आक्रमण हुआ है सिकंदर का। वैसे भारत में बहुत सारे विदेशी लोग आए, सबसे पहले आया था सिकंदर। तो ये 326 ईसा पूर्व की बात है, सिकंदर का अटैक होने वाला था। और यहाँ का क्षेत्र है वो ये वर्तमान पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान, क्योंकि सिकंदर इसी साइड से आने वाला था। और यहाँ एक विश्वविद्यालय हुआ करता था पहले, जिसका नाम था तक्षशिला। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय होने का इसे गौरव प्राप्त है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव है इसको। हालांकि वर्तमान में इसके अवशेष खंडर हो चुके हैं। हुणों ने इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसने? हुणों के बारे में पढ़ेंगे हम कभी। हुण एक बर्बर जाति थी और अपने बुरे कार्यों के लिए कुख्यात थी। तो यहां से सिकंदर का आक्रमण होने वाला था। और इस जो तक्षशिला का जो आचार्य था वो था चाणक्य कह लो, कौटिल्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, एक ही है। चाणक्य और कौटिल्य इसलिए कहते हैं, कुटिल बुद्धि के कारण इसको कौटिल्य कहा गया है। तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। कितने? 16 महाजनपदों में, क्योंकि एक राजा का शासन न होकर के छोटे बड़े 16 महाराजाओं का शासन था। जैसे यहाँ पर हिमालय का प्रवर्तक था, तो सिकंदर का अटैक था, तो इस आचार्य चाणक्य को डर था, तो ये गया सीधा नंद वंश के शासक घनानंद के पास, क्योंकि उस समय सबसे शक्तिशाली शासक ये घनानंद ही था। और ये सिकंदर का एकमात्र शासक था जो सिकंदर का मुकाबला कर सकता था। इसलिए चाणक्य सहायता मांगने के लिए इसके पास गया था। जब इसके पास गया तो इसने हेल्प मांगी कि भाई आप सिकंदर के साथ युद्ध करो और उसको वापस खदेड़ो, नहीं तो भारत विदेशी ताकत के अधीन हो जाएगा। इसने कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और चाणक्य को अपमानित कर दिया। इसने चाणक्य को धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो चाणक्य की शिखा यानी चोटी खुल गई उसकी। और ब्राह्मण लोग कभी अपनी चोटी खुली नहीं रखते, तो इसलिए चाणक्य को गुस्सा आ गया। उसने कसम खाई थी उसी क्षण कि मैं जब तक इस नंदवंश को समूल नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बंदूंगा। और ये वहां से वापस तक्षशिला की ओर चला गया।
इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं। कई लोग कहते हैं जैसे जब ये वापस जा रहा था तो एक शिकारी था, वो 8-10 बच्चे थे उसके पास और उसको खाना नहीं दे रहा था। उसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य भी था। तो उसने कहा, चंद्रगुप्त ने कहा कि आप इसको खाना नहीं दे रहे हो। तो शिकारी ने एक शर्त रखी थी कि मैं वहां से कुछ 2 जानवर मारूंगा और मेरे कुत्ते को और तेरे को साथ में दौड़ाऊंगा, और अगर कुत्ते से पहले उस जानवर को तूने पकड़ लिया तो मैं इनको खाना दे दूंगा। चंद्रगुप्त ने कहा हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। जैसे उसने शिकारी ने किसी जीव को मारा और चंद्रगुप्त मौर्य उन उन कुत्तों से भी तेज दौड़कर उसको पहले पकड़ लिया था, उन जीवों को। ये दृश्य चाणक्य देख रहा था। तो चाणक्य ने शिकारी से बात की, बोला ये लड़का मुझे चाहिए, अगर आप इसे बेचते हो तो। शिकारी ने कहा अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं बेच दूंगा। तो ऐसा कहते हैं चंद्रगुप्त ने 1000 कासारपण में इसको खरीद लिया था। तो खरीद कर अपने साथ ले गए थे तक्षशिला, और वहां पर चंद्रगुप्त को 8 वर्ष तक शिक्षा दी थी। हर प्रकार की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र, राजनीतिक, कूटनीतिक, और इसे एक परिपक्व कर दिया। इसे अपना ब्रह्मास्त्र बना दिया, और अब वो बहुत जल्द ही नंद वंश को खत्म करने वाला था। और सिकंदर का अटैक हुआ तो सिकंदर ने भारत का इस क्षेत्र पर, यानी सिंधु और व्यास नदियों के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और बहुत जल्दी सिकंदर कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसकी जगह उसका राजदूत सेल्यूकस निकेटर को बना दिया। तो इस जगह पर सेल्यूकस का शासन हो गया। और अब जब चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी तो इसकी आयु 25 वर्ष थी। कितनी थी? 25 वर्ष थी। तो धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से इस क्षेत्र पर वापस अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, और 322 ईसा पूर्व तक आते आते मौर्य वंश को समाप्त कर यहाँ पर नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की नींव डाली। कहां पर? मगध पर। तो अब गणानंद मारा गया और मगध पर शासन हो गया मौर्य वंश का। किसका हो गया? मौर्य वंश का 322 ईसा पूर्व में। और अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। किस राजा है? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी है? तो है पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना को बोलते हैं। जब इन क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो रहा था तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के साथ एक युद्ध लड़ा था। वो युद्ध लड़ा 304 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में विजय हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की। और इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा था। और ध्यान रहे, ये भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है? चंद्रगुप्त और हेलेना का। उसके बाद में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार दिए थे। किसको? सेल्यूकस को दिए थे। कितने हाथी? 500 हाथी। और उसके बदले में सेल्यूकस को पूरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और कांधार, जो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा था। और चंद्रगुप्त मौर्य से पीछा छुड़वाया था सेल्यूकस निकेटर ने। ये भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है, और ये भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि भी थी, ध्यान रखना, जो इन दोनों के बीच में हुई थी। और सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक मेगस्थनीस नाम का व्यक्ति रहता था। मेगस्थनीस। और इस युद्ध के बाद मेगस्थनीस ने
मैग्नेटिस्ट को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक, जो तत्कालिक भारतीय समाज का इसमें वर्णन था। तो किस पुस्तक में? इंडिका नामक पुस्तक में। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था? जैन धर्म का। जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगति हुई थी। प्रथम जैन संगति हुई थी। जैन संगतियां 2 हुई है, बौद्ध संगतियां 4 हुई है। तो 300 ईसा पूर्व में ये प्रथम जैन संगति हुई थी। और उसमें जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। और उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था भद्रभाव के कहने पर। भद्रभाव के कहने पर, यानी भद्रभाव है वो चंद्रगुप्त का धार्मिक गुरु था। क्या था? धार्मिक गुरु था। जबकि बाकी राजनीतिक गुरु की बात करें तो वो है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कौन है राजनीतिक गुरु? चाणक्य, जिसकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये मुख्य एक राजनीतिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? एक राजनीतिक ग्रंथ है। अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था। तो अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग जाति का बताते हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में इसको, ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें शूद्र बताया गया है। शूद्र का मतलब है निम्न कुल का। किस कुल का? निम्न कुल का। जबकि मुद्रा राक्षस में भी इसे निम्न कुल का बताया गया, जो विशाखादत्त के द्वारा रचित है। इसमें भी इसको निम्न कुल का बताया गया है। और जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय बताया गया है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है। और अर्थशास्त्र में जिसकी रचना चाणक्य ने की, इसमें भी चाणक्य ने इसको क्षत्रिय बताया है, उच्च कुल का बताया है। किस कुल का बताया है? उच्च कुल का, यानी क्षत्रिय बताया है। तो अलग अलग ग्रंथों के अलग अलग मत है। और चाणक्य को भारत का मुक्तिदाता बोलते हैं। भारत का मुक्तिदाता, क्योंकि इसने अरब वासियों को, यूरोप वासियों को खदेड़ दिया था, यानी उसे भारत से मुक्त करा दिया था, इसलिए इसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जब उसका अंतिम समय था, उस समय मगध में भयंकर अकाल पड़ गया था। भयंकर अकाल पड़ गया था और 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। कितने वर्ष? 12 वर्ष तक। तो चंद्रगुप्त ने अपने धार्मिक गुरु भद्रभाव के साथ कर्नाटक में एक पहाड़ी है, स्वर्ण बेल गोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपने प्राण त्याग दिए संथारा पत्ती से। कैसे? संथारा या सलेखना। जैन धर्म में एक रिवाज होता है, जो व्यक्ति का अंत समय निकट आता है तो वो अपने आप को एक ऐसी जगह पे बंद कर लेता है जहां वो ना तो खाता है ना पीता है, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा ही किया था। अंतिम समय में वो कर्नाटक चला गया था, स्वर्ण बेल गोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर, और उसने सलखेना या संथारा पत्ती से अपने प्राण त्याग दिए थे। कब त्यागे थे? 298 ईसा पूर्व में। कब त्यागे थे? 298 ईसा पूर्व में। कहां पर? चंद्रगिरी पहाड़ी पर, स्वर्ण बेल गोला कर्नाटक में। स्वर्ण बेल गोला कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए थे संथारा पत्ती से। तो ये थे चंद्रगुप्त के बारे में। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।